चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल समाज। देखेंगे लगभग 16वीं से 17वीं सदी के। तो 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। छोटे खेतीहर और भूमिहर संप्रभात दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने हैं से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के मुनाइदे, राजस्व निर्धारण करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेती की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांवों में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। देखते हैं किसान और कृषि उत्पादन। तो खेती हर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी और जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसा कि जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकाने पर उसकी कटाई। उसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ियों वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जमीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। जब हम कृषि का बात करते हैं तब हमें इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना चाहिए। देखते हैं स्रोतों के तलाश देखते हैं। तो चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिख सकते थे और नहीं लिखते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेत में काम करते थे। नतीजन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोतों में वे ऐतिहासिक ग्रंथ और दस्तावेज है जो मुगल दरबार की निगरानियों में लिखी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था आईने अकबरी, जिससे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के मुनाइदों द्वारा करों की उगाही के लिए और राज्य और ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए वे इंतजाम राज्य ने किए थे और उसका लेखा जोखा इन ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया था। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में, किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों की दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। देखते हैं किसान और उनकी जमीन। देखें तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत यानी बहुवचन रियाया है।
रैयत या मुजहरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी ये जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे थे पाही काश्त, वे खेतिहर थे जो दूसरे गाँव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे, यानी मसलन अगर करो कि शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले तब, और मजबूरन भी, यानी मसलन अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से आते थे या बनते थे। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, और ज़्यादातर के 5 इससे भी कम होते थे। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था, और खेतीगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, और किसानों की ज़मीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति मालिकों की। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हम जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं, और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। एक साइड वाला स्रोत है, किसान बस्तियों का वासना उजरना दिखते हैं। यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी, और इस खासियत ने मुगल अनुशासक बाबर की तेज निगाहों को उतना चौंका दिया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया है। हिंदुस्तान के बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों के बाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़ चले जाते हैं तो वे ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नमो निशान मिट जाता है। और दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी ज़मीन फसलें बारिश के पानी में उगती है। और चूँकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। नुखश की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती है और यकायक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सिंचाई और तकनीकी देखते हैं। तो ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की इन गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाए गए थे या बनाने पड़ते थे। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत के राज्य ने कई नई नहरें और नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर हुआ था। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित
प्रभावित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के एक हल्के हल का दिया जा सकता है, जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों की वो हाथ से छिड़कर बोने का रिवाज ज्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। यहाँ एक स्रोत है, पेड़ों और खेतों की सिंचाई देखें तो यह बाबरनामा से लिया गया एक अंश है, जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो बादशाह ने उत्तर भारत में देखा। हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ था। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी नहीं, और वे इसलिए कि फसल उगाने और या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है, और ये हैरानीगत की बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो अब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। छोटे पेड़ों तक बाल्टियाँ या रहट के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। लाहौर दीपालपुर यानी दोनों ही आज के पाकिस्तान में हैं, और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते थे जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं, और इन फंदों के थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घरों के बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। पहियों की धुरी इन पर एक पहिए और इस अंतिम पहिए को बैल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ देते हैं और इस तरह घरों वाला पहिया घूमने लगता है। घरों की जहाँ पानी गिरता है वहाँ एक शंकरा नाला खोद दिया जाता है और इन तरीके से हर जगह पानी पहुँचाया जाता है। आगरा, चाहदवर और बयान जो उत्तर प्रदेश में है आज के में, और ऐसे इन इलाकों में भी है। गोलबाग बाल्टियों से सिंचाई करते, कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते और इन कन्नों के बीच वे हेलन टिकाते। एक बड़ी बाल्टी से में रस्सी बांधते हैं और रस्सी के बेलन पर लपेटते हैं और इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते हैं। एक सख्त को बैल हाँकता पड़ता है और दूसरा बाल्टी में पानी निकलता है। यह है चित्र। फिर एक और स्रोत है तंबाकू का प्रसार। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी की शुरुआती वर्षा में उससे उत्तर भारत लाया गया। आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करता है। अकबर और उससे के अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान यानी हुक्के या चिलम में करने की लत ने जोर पकड़ा और जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इन पर पाबंदी लगा दी थी। यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। फिर हम फसलों की भरमार देखते हैं तो मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, और एक खरीफ यानी पतझड़ में और दूसरी रबी बसंत में। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दे तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ तो साल में 3 फसलों की भी उगाई की जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी।
थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजरात के लिए की जाती थी। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य की किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इसके राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसे फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। ये मध्य भारत और दक्कनी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन यानी जैसे सरसों और दलहन भी नगदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू और मिर्च जैसे सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनारस और पपीता जैसे फल वहीं से आए थे। फिर देखते हैं ग्रामीण समुदाय। ऊपरी लिखी ही बातें से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर नजर डाल देते हैं जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्ते और झगड़ों पर भी गौर करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मलकियत होती थी और साथ ही जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायने में वे एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा था। इस समुदाय के 3 घटक थे: खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया मुकदम या मंडल होता है। यहाँ एक चित्र है आरंभिक 19वीं शताब्दी का एक चित्र जिसमें पंजाब के एक गांव को दिखाया गया है। ये पंजाब के गांव है। फिर हम देखते हैं जाति और ग्रामीण माहौल देखते हैं। तो जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव के वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूहों में बटे थे। खेती की जुताई करने वाले में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेती में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। उनके पास संसाधन सबसे कम थे और ये जाति व्यवस्था की पाबंदी से बंधे थे। इनकी हालत कमोवेश वैसे ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। मुसलमान समुदायों में हलाल खोरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाहजादाओं यानी शाब्दिक अर्थ है नाविकों के पुत्र की तुलना दासों से की जा सकती थी। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीब और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं था। और 17वीं सदी के मरवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसान के रूप में करती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी के राजपूत
विभूत होने का दावा वृंदावन यानी उत्तर प्रदेश में है के इलाकों में वृंदावन के इलाकों में गौरव समुदाय ने भी किया और मजदूर इसके कि वे जमीन की जुताई के लिए काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से आहिर गुजर और माली जैसे सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठे और पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरी जातियां जैसे सदगोप और कवर्त भी किसानों की सी समाज की स्थिति पाने लगे। पंचायतें और मुखिया देखें तो गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के बहुत महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की मुंदायगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती थी। पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दस या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इन चुनाव के बाद उन्हें उनकी मजदूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उससे बर्खास्त कर सकते थे। गांव के आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी ही में बनवाया मुखिया का एक काम था और इसमें पंचायत की पटवारी उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन पर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे। दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बढ़ा जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए होती थी और ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लिए लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहे। पूर्वी भारत के सभी सादिया मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था और पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज्यादा गंभीर दंड देने के अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकलना एक कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडित व्यक्ति को यानी दिए हुए समय के लिए दंडित व्यक्ति को गांव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ भी धो बैठता था। इसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़े का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह तय करती थी कि शादी हो जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं और यह भी कि गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडीय वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ दे तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानना था। पश्चिमी भारत देखें तो खासतर राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसे कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायत से ऊपरी जातियां या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन का उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इसमें किसी जाति या संप्रदाय
समुदाय विशेष के लोग संप्रभुत्व समूहों की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ा था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे कि ग्राम पंचायत को उसकी सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों या स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसलों अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। जहां समझौते नहीं हो पाते थे वहां किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गांव छोड़कर भाग जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के लिए हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। फिर ग्रामीण दस्तकार देखें तो अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासक के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% घर दस्तकारों के थे और कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी मसलन रंगरेजी कपड़े का छपाई, मिट्टी के बर्तनों की पकाना, खेती के औजार को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम में फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतिहर दस्तकारी का काम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, जहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीके से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ती थी। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय कर देती है। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीराश या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इन व्यवस्था को जजमानी कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है, क्योंकि इससे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। और ऐसा नहीं है कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद है। एक छोटा गणराज्य देखें तो ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गांव की सामाजिक बराबरी थी।
और संपत्ति की व्यक्तिगत मलिकियत होती थी। साथ ही जाति और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली की नगद की जाती थी और दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे। उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान की नगद में ही मिलता था। इसी तरह कपास, रेशम या नील जैसे व्यापारी फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नगदी ही होता था। यहाँ एक स्रोत है गांव में मुद्रा। देखें तो 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री बैप्टिस्ट तेवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी है कि भारत में वे एक गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं न हो, एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। चलिए हम देखते हैं फिर कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति देखते हैं। तो कृषि समाज में महिला देखते हैं तो जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे और हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फल का दाना निकालने का काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इलाकों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन के बुनियादी बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाओं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी और इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थीं। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की साफ करने और गूंथने और कपड़े पर कटाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी। चूँकि समाज श्रम पर निर्भर था और इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने के प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था और इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संप्रभुत्व समूहों में बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती है कि उस पर काबू खोने पर बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड भी दिया जाता था। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों में
मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है कि जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी, पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है, या फिर गृहस्थी के मर्द पर ये आरोप लगाती है कि पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाले का हवाला गृहस्थी के मर्द, मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में किया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिलता था। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिला यानी विधवा महिला भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय खेती हिस्सेदारी रखती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी अधिकार में मिलती थी और उससे हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। एक है बोझा ढोती महिला। आसपास के दूसरे गांव में आने वाली महिला अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। फिर जंगल और कबीले देखें तो बसे हुए गांवों में इसमें जंगल और कबीले में दिखते हैं। पहला, बसे हुए गाँव के परे तो ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियाँ से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलावा का औसत निकालना लगभग असंभव है, और फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब 40% था। समसामयिक संरचनाएं जंगल में रहने वाले के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का न होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इन शब्दों का प्रचलन अर्थ यही है कि उन दिनों इन शब्द की इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादकों, शिकार और स्थानांतरीय खेती में होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पादन इकट्ठा किए जाते, गर्मियों में मछली पकड़ती जाती और मानसून के महीनों में खेती की जाती, और शरद और जाड़े के दिन महीनों में शिकार किया जाता। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद की मजबूत भी करता था। इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। इस जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था और बदमाशों को शरण देने वाले अड्डा एक बार फिर हम बावन की ओर देखें तो देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग करे विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। फिर हम देखते हैं जंगलों में घुसपैठ देखें
तो जंगल में बाहरी ताकतों कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने पर दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावना पूर्वक शासक का संकेत देता था। पेशकश क्या है? पेशकश मुगल राज्य के द्वारा दी जाने वाली एक तरह की भेंट है और परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल है। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पादन जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी बहुत वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत में समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तरह वस्तु की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले और भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब में के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों में के भी सरदार होते थे। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए। कुछ तो राजा भी हो गए थे और ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत थी। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा का मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे और ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखता था। हालांकि कबीलाई व्यवस्था में राजतंत्र प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में के आकार ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। उनकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं से 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए संस्कृति प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतीहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्तेमाल को अपनाया, उसमें सूफी संत यानी पीर ने एक लंबी भूमिका अदा की थी। फिर जमींदार देखते हैं। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दस्ताना तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधी हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और उन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य की कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन में मिल्कियत कहते थे और जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे, और यानी संपत्ति मिल्कियत। जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम पर कर सकते थे और या उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती है कि
कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बदले वे वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिससे में घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना कर पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा था। कबूल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन में ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसके तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी मुनायदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है कि और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी थी। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का स्वाभाविक स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर उनकी इस संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इसके आक्रामक रुख की इजाजत राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्यादेश के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारों की पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है कि ये कई तरीके से किया जा सकता था। इससे नई जमीनों को बसाना यानी जंगलबाड़ी, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर, यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्ज में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी ढकले से खरीदी और बेची जा सकती थी। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों यानी जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान और उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारों की खरीद फरोख्त के गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी हुई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमींदारों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार यानी हाट स्थापित करते थे, जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का फूट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करता है कि एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को यानी फिर दिलचस्प बात है शाहूकारों को और किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में दिखाया गया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरी 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। यह एक स्रोत है, एक समांतर सैनिक बल है। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार है: 385 858 घुड़सवार और 4 लाख कितना है 4 करोड़ 27,07,057 पैदल थे और 1863 हाथी, 4,260 तोप थे और 4,500 नाव था।
फिर हम भू राजस्व प्रणाली देखते हैं। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैसले साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन का वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दस्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थे, वह तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने के लिए एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उन पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की रकम अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उससे कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नकद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई की प्रयास की जारी रखी गई। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों की स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाएगा। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। जैसा कि हमने देखा है कि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई। फिर कुछ ये स्रोत है। जमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों के राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार था। आइन के वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक यानी वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पोलज वह जमीन था जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और जिससे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। पड़ोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या सब उससे ज़्यादा वर्षों में खेती नहीं होती थी। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्य और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पादन पाना था और इसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था। फिर एक है मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारियों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को समाज के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था। फिर एक और स्रोत है जमा क्या है तथा 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश है जमा। और ये परगनाओं के अमीनों के निर्देश दे दी कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूद हालात यानी मौजूदार पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के लिए सरकार के वित्तीय हिस्सों और किसान के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें।
फिर एक नगद या जिन्स देखें तो ये आइन से यह एक अच्छे अनुच्छेद है। अमीर गुजार सिर्फ नगद लेने के लिए आदत न डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहे। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता था। पहला, कर्णकुत हिंदी जुबान के कर्ण का मतलब है अनाज और कुत अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को वो 3 अलग अलग पुलिंदों को काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर, और इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा नहीं देता। पूरा दूसरा बटाई, जिसे भौली भी कहते हैं, और फसल काट कर जमीन जमा कर लेते हैं और जिस सभी पक्षों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा करते हैं। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों को ही जरूरत पड़ती है, वरना दृष्टि बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नियति रखते हैं। और तीसरे, खेती बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे लॉग बटाई, इस फसल कटाई के बाद वे फूस का ढेर बना लेते हैं और फिर उससे अपने में बांट लेते हैं और हर एक यानी पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। फिर देखते हैं चांदी का बहाव। चांदी का बहाव देखें तो मुगल साम्राज्य एशिया के उस बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं और 17वीं सदी के सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के कामयाब रहे। और वे साम्राज्य थे मिंग यानी चीन में, नुफशावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्यों की राजधानी स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्राओं और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत में व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक ओर भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात करने वाले वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत के तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ की तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। दूसरी तरफ मुगल राज्य की और नगदी कर उगाने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जोवानी करेरी जो लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरा था और उसने इस बात पर कड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची थी। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। यह औरंगजेब द्वारा जारी किए गए चांदी का सिक्का है। यह है यूरोप बाजारों की मांगों की पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन की एक उदाहरण है। फिर एक भारत में चांदी कैसे आई तो जोवानी करेरी के लेन के निम्नलिखित अंश में हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य के कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। तो मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हैं। थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की से जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हैं फारस पहुंचता है। और जब चूंकि तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते जो कि ओमान और अरबिया से आती है और न ही फारस, अरबिया और तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर वेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं और बाद में ये सारी संपत्तियां जहाजों से हिंदुस्तान यानी
हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ पर हर साल हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेंगू, तानसेरी यानी म्यांमार के हिस्से, सियाम यानी थाईलैंड, सीलोन यानी श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों में लेकर वहाँ हिंदुस्तान पहुँचाया जाता है। वे सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं वे सवेरे हिंदुस्तान चला जाता है और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वे फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में खरीद ली जाती है। जो नगद वहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं। फिर आइन अबूल फल की आइन अकबरी देखेंगे अगला पार्ट में।